बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज एविडेंस ऑफ एटम्स। मतलब कि ये जो हमने एटम एटम की रट लगाई होती है, क्या एटम नजर भी आता है? क्या एटम के वजूद की कोई शहादत है कि हाँ एटम मौजूद है, या हम ऐसे थ्योरेटिकल बातें करते, फलसफियाना बातें करते? तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या एटम अपना वजूद रखता है, और रखता है तो उसका एविडेंस क्या है, क्या उसका सबूत है। अब इसकी तरफ आए स्टूडेंट ना, मैं पहले ये जो लाइन है ना, ये मैंने बुक की कोट की हुई है। वो बुक जो आज से बहुत अरसा पहले की लिखी हुई है, उसमें कोई अभी चेंज नहीं आई। उसकी लाइन जरा देखिएगा। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी एटम्स। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, यानी मुमकिन। बुक क्या कह रही? बुक कह रही, मैं नहीं कह रहा। बुक कह रही कि इट इज नॉट पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है कि एटम्स को देखा जा सके। बट इट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स डायरेक्ट एविडेंस, लेकिन थोड़ा सा करीब करीब वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके एटम जैसे पार्टिकल्स को या एटम को दूर से देख सकते हैं। ये इसका मतलब है। चलें, बहरहाल आप इस बात को ज़हन में रखें ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और अब तो आप एसटीएम आ गए ना, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, वो तो एटम को ऑब्जर्व करवा देती। बहरहाल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बाकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उससे हम इन चीजों को कैसे देखते हैं, उसके अंदर बेसिक फिनोमिनन क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, फिनोमिनन क्या है, कौन सा फिनोमिनन यूज होता है। जरा देख, फिनोमिनन या प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, उसूल क्या है। सुनना मेरी बात को, अब ऊपर वाली बात को भूलो, फिलहाल मेरी दो बातें सुनना, बड़े बड़े काम की। पहली बात, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई भी ये शय है, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल, ये इसका सेंटर है। यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, मैं इसको दो नाम देता हूं। मैं इसे कहता हूं दिस इज द डायामीटर, डायामीटर, या मैं एक और लफ्ज जो मैं बार बार बोलूंगा, साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मैं फर्ज करता हूं इसका साइज, इसका डायमीटर फर्ज कर रहा हूं, वो है 5 नैनोमीटर। 5 नैनोमीटर ये इसका साइज है, बहुत छोटा है। अब ना इसको मैं देखना चाहता हूं, ऑब्जर्व करना चाहता हूं, ऑब्जर्व, तो सावधान है कि मैं इसके ऊपर रेडिएशन थ्रो करूंगा। यही मैंने दोबारा भी यही लिया, यही इसको दोबारा दूसरे एक्सपेरिमेंट में यही चीज है, यही ऑब्जेक्ट है। इसका जो रेडियस है, इसका जो साइज है, वो जो डायमीटर, सॉरी रेडियस कह रहा हूं, डायमीटर, आई एम सॉरी, रेडियस नहीं, डायमीटर जो इसका है वो भी इतना ही है, जैसे मैंने ऊपर लिखा 500 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, सॉरी 5 नैनोमीटर। अब पहले आप ये काम करें, इस ऑब्जेक्ट को ऐसी रेडिएशन यूज करें जो कि ये मैं रेडिएशन देता हूं, ये मेरे पास रेडिएशन, ये जा रही है। मैं आपको ना ये रेडिएशन जिससे मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूं, इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूं। अब अहम तरीन नुकता क्या है, आपने इस रेडिएशन की वेवलेंथ देखनी है। वेवलेंथ आपको पता है ना, यहां से लेकर यहां तक का ये वेवलेंथ लैम्डा, और पता चला इसकी जो लैम्डा है ना वो 3 नैनोमीटर है। यानी जो रेडिएशन आप यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ आपने नोट करनी है, और जिस चीज को आप देख रहे हैं उसका डायमीटर साइज आपने देखना है। डायमीटर कितना? 5 नैनोमीटर। रेडिएशन की वेवलेंथ 3 नैनोमीटर। मैं अब भला क्या कहूंगा? मैं कहूंगा वो रेडिएशन जिससे आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, रेडिएशन की वेवलेंथ डायमीटर से कम है, 3। तो रेडिएशन की वेवलेंथ डायमीटर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, तो फिर क्या होगा? फिर ये जाएगी, ये रेडिएशन इससे टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, रिफ्लेक्ट, और आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, आप इसको देख पाएंगे, यानी आप इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। अब आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट क्या बना? आपके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट बना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं ना, तो आप रेडिएशन जो यूज करेंगे, उस रेडिएशन की वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो या छोटी हो। ये मैंने आपको समझाया। अब अगली बात, अब आपके पास ये वही ऑब्जेक्ट, अब आप जो रेडिएशन यूज कर रहे हैं वो ये है,
ये रेडिएशन यूज कर रहे हैं। ये अब इसके क्या, ये रेडिएशन आपने यूज की, मैं कहता बेटा जी रेडिएशन, मैं कहता बेटा जी इसकी वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ये क्या है, आप कहते हैं सर इसकी वेवलेंथ जो है वो 6.5 नैनोमीटर है। ओ इसका मतलब है इसकी वेवलेंथ 5 नैनोमीटर यानी इसके साइज से बड़ी है, तो आप इस रेडिएशन से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, कांट ऑब्जर्व, कैन नॉट ऑब्जर्व, आप इससे इसको देख नहीं सकते। अब इन दोनों बातों से आप सिर्फ ध्यान में रख लो, सिर्फ पॉइंट के ध्यान में रखें कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं वो रेडिएशन थ्रो करें उसके जिसकी वेवलेंथ उसके साइज के बराबर या उससे छोटी हो। अब एटम का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जो मैं रेडिएशन यूज कर रहा हूं ना उसकी वेवलेंथ उसके साइज से बड़ी निकलती। अब अगर वेवलेंथ बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, आप उस रेडिएशन से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। अब जरा सुनना, ऑर्डिनरी ऑप्टिकल, जब भी ऑप्टिकल आता है, ऑप्टिकल इसका मतलब होता है लाइट, ऑप्टिक्स लाइट, वो माइक्रोस्कोप जिसमें हम लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इस्तेमाल करते हैं। ये फिर आपके पास एक तो आगे सिंपल माइक्रोस्कोप और एक आती कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक बात पहले मैंने क्या कही, लाइट इज यूज एज अ सोर्स, लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यानी उसको ऑब्जेक्ट को रोशन करने के लिए हम इसके ऊपर जो रेडिएशन थ्रो करते हैं वो लाइट। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट यूज होती है, और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं कि जो लाइट है उसका जो विजिबल रीजन है, विजिबल वो विबग्योर विजिबल, उसमें जो रेंज है वो आपके पास लैम्डा, वो रेंज है 400 से 750 नैनोमीटर की। इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव है ना, मोस्ट इफेक्टिव वो 500 नैनोमीटर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइट है इसकी मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ जो है वो 500 है, मोस्ट इफेक्टिव। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज 500 नैनोमीटर हो या उससे बड़ा हो, उससे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी उसके साइज को मैं सेंटेंस लिखता हूं कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू measure the size of an object up to जिसका साइज और above 500 नैनोमीटर। ये सुन लो, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज 500 नैनोमीटर तक हो या उससे ज्यादा हो, आप उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का साइज इससे छोटा हो, यानी 400, 300, 200 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, तो आप उससे इसके उस ऑब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से उसके साइज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको आप नहीं देख सकते। अगली बात, फिर हम क्या करें, हम ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें। इसमें लाइट नहीं यूज होती, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है। अब याद रखना, एक मैं आपको बताता हूं, अगर आप लाइट इसकी वेवलेंथ लें तो आपके पास ये आएगी, ये लाइट की, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को ले, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको तो वो यूं आएगी, ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये लाइट में फोटोन होता, फोटोन, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों को एक जितना पोटेंशियल दिया जाए, यानी मैं दोनों को 1 eV पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाता हूं, आप साफ जरा दोनों वेव बनाएंगे। अब ये जो फोटोन है, जो लाइट पार्टिकल है, इसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से बहुत बड़ी होगी। जितनी वेवलेंथ छोटी होती है ना, उतनी आप छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उन चीजों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को नहीं देख सकते। मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को 1 करोड़ गुना मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा करके दिखाता है।
और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये सिर्फ 1000 गुना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 1000 है, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 करोड़ है, 1 करोड़ गुना बढ़ाकर इसका मतलब है। और इस तरह रेजोल्यूशन पावर को भी आप देख सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा वो ऑब्जेक्ट जिनका साइज एटम के बराबर बराबर होता है, आप उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन ऑब्जर्व, कैन ऑब्जर्व या कैन measure the size of an object near to atom। मैंने ये शॉर्ट करके लिख दिया, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज एटम के करीब करीब होगा, आप उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने अगली बात क्या की है, अब तो STM आ गई ना, STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसकी मदद से ये इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा एडवांस हो गई, इसकी मदद से आप एटम को देख सकते हैं। तो इसमें तो वेरियस टेक्निक सब मुख्तलिफ होती है, टेक्निक मुख्तलिफ है। एक और बात हमारे पास ना बुक्स में एक फिगर दी गई है जिसमें ना ग्रेफाइट का एक पीस दिखाया गया। ग्रेफाइट का एक पीस है। ग्रेफाइट, यू नो, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट का पीस है जिसमें ना डार्क बैंड्स हैं, डार्क, ये डार्क बैंड, डार्क, फिर डार्क बैंड, फिर डार्क बैंड्स, ये बैंड्स है, डार्क बैंड्स इस तरह। ये इसे मैं कहता हूं डार्क पट्टियां डार्क बैंड्स, और इनके बीच में ये वाले ये ब्राइट बैंड्स पट्टियां। एक्चुअली ना हमने किया क्या, हमने ग्रेफाइट के ऊपर रेडिएशन थ्रो की। अब ना यहां पे कार्बन के एटम थे, ये कार्बन के एटम है, ये कार्बन के एटम। वो लाइट जब वो रेडिएशन जो है इन कार्बन एटम से टकराई तो रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे आ गई, और रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आई तो ये हमें ब्राइट दिखे। और इनके दरमियान में ये गैप है, इनके दरमियान में ये खाली जगह, ये गैप है। उस गैप में से वो रेडिएशन आगे सीधी गुजर गई, जिसकी वजह से वो गैप हमें कैसे दिखे, डार्क। इस तरह इस इमेज से, ये फोटोग्राफी की इमेज हमारे पास आया, ये किसका है, ये ग्रेफाइट का। इससे भी हमें पता चला कि ये जो ब्राइट बैंड्स है, दीज आर एक्चुअली द एटम्स ऑफ कार्बन, जिनसे रिफ्लेक्ट होके रेडिएशन वापस आई और जिसकी वजह से हमें ब्राइट दिखे। ये भी हमें, अब तो इससे भी बेहतरीन क्लोजेस्ट इमेजेस आ चुके हैं। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। ये तो मैंने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया ना एटम को देखने के लिए। एक और भी है एक्सरेज वर्क। 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, मैं ये 20th सेंचुरी की बात करूंगा, 20th सेंचुरी। इसमें ना एक्स रेज जो है ये मालूम हो चुकी। आपको पता है ना कि जो एक्स रेज इनकी जो वेवलेंथ है वो मैंने बताया था 0.01 से लेकर 10 या हमारी बुक में 20 एंगस्ट्रम तक है। यानी एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी है। जितनी वेवलेंथ छोटी होती है उतने आप छोटे से छोटे पार्टिकल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब एक्स रेज की मदद से, एक्स रेज डाइफ्रैक्शन मेथड, उसकी मदद से एटॉमिक रेडियस मालूम किया। ये एटम है ना, ये एटम है, तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक डायमीटर ये दो अलग अलग बातें। अगर आप बीच में ये न्यूक्लियस बना लें तो बेटा जी यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है, मैं ऊपर भी बता चुका हूं, ये जो फासला है ये वाला सारा, इसे हम कहते हैं डायामीटर। तो ये एटम एक ना कॉमन बात कर लो, कॉमन, बाज एटम का डायमीटर छोटा है, बाज का बड़ा, बाज का बड़ा, उसका, और मैं एवरेज बात कर रहा हूं। तो 20th सेंचुरी में एक्स रेज वर्क की मदद से एटम्स का जो ऑन एवरेज डायामीटर लिया गया, डायामीटर ऑफ एटम्स। तो डायामीटर, मैं बार बार कह रहा हूं डायामीटर, वो था 2 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर। बेटा जी ये जो 10⁻⁻10 मीटर होता है ना, ये 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है।
यानी यहां पे 10⁻⁻10 मीटर लिखा है ना, वहां पे एंगस्ट्रम लिख दो, तो ये बन गया 2 एंगस्ट्रम। और नैनोमीटर 0.2 नैनोमीटर। अब बात ये एवरेज में बात कर रहा हूं, ये वैल्यूज आपने याद रखनी। मीटर में भी मैंने दे दी, एंगस्ट्रम में भी दे दी, नैनोमीटर, तीनों में आपको वैल्यूज आनी चाहिए। ये क्या है? डायमीटर। डायमीटर का दूसरा नाम क्या है? साइज। द साइजेस ऑफ एटम्स आर इन द रेंज ऑफ, मैं क्या करूं, द साइजेस ऑफ एटम्स साइजेस, और साइजेस को मैं क्या कह रहा हूं? डायमीटर। तो द साइजेस ऑफ एटम्स आर इन द रेंज ऑफ, ये मैंने रेंज आपको बता दी। अच्छा, एक तो हो गया ये सारा तो हो गया ना, ये जो अभी मैंने लिखा है ये सारा तो हो गया जी डायामीटर। डायामीटर का दूसरा नाम क्या गया? साइज। अब एक और बात आ गई, आप इसका हाफ ले लो, हाफ। अगर आप डायमीटर का हाफ लोगे तो दैट इज कॉल्ड द रेडियस। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं, यानी मैं कहूं कि रेडियस ऑफ एटम्स कितना है, रेडियस ऑफ एटम, वैसे तो मुझे प्लूरल यूज करना चाहिए ना, रेडियाई ऑफ एटम्स, तो आप इसका हाफ करते जाओ। इसका हाफ करोगे ये 1 बच जाएगा, 1 को या यू लिख लो, 1 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर लिख लो, या सिंपली 10⁻⁻10, और यहां पे आप कहोगे 2 का हाफ क्या होगा? 1 एंगस्ट्रम, और यहां भी 0.1 नैनोमीटर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपको आनी चाहिए। ये मैंने क्या बताया? ये मैंने आपको बताया एवरेज साइजेस ऑफ एटम्स, एवरेज। अब ना मैसेज ऑफ एटम की तरफ आ जाओ। मैसेज, अगर मैं इसी वर्क को आगे लेके चलूं और मैसेज ऑफ एटम्स की बात करूं, वैसे तो एटम का मैसेज ना हम AMU में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे तो मैसेज ऑफ एटम्स मैं रफली कह रहा हूं, वो आपके पास आ गए 10⁻⁻25 टू, बल्कि 27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम, ये तो इस रेंज में। और एक बात याद रखना, हम ना एटम का जो मैस है वो किलोग्राम में नहीं लेंगे, हम AMU में लेंगे, एटॉमिक मैस यूनिट में लेंगे। तो याद रखना कि 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1.667 क्रॉस 10⁻⁻27 kg, ये इसके बराबर है। इसको ना मैं आगे डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। अब ना जरा नोट करना, मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज की, मैंने हाथ खड़े कर लिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ बड़ी होती है, एटम का साइज उससे लाखों गुना छोटा होता है, लिहाजा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम एटम को नहीं देख सकते। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो एटम के साइज जैसे पार्टिकल्स को हम ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मैंने फिर STM का जिक्र किया, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, इससे भी जदीद तरीन टेक्निक्स। अब एटम को देखना कोई मसला नहीं रहा। एक तो इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपको एटम की मौजूदगी के सबूत मिलेंगे। फिर मैं आपको साइज बता रहा हूं, मैं आपको मैथ बता रहा हूं, मुझे सिर्फ यह बात बताओ, अगर कोई चीज एग्जिस्ट ना करे तो उसका साइज कैसे मालूम होगा? अगर कोई चीज एग्जिस्ट ना करे उसका मैथ कैसे मालूम होगा? मैथ कैसे मालूम? अगर आपने साइज बताया, साइज मैयर किया, आपने मैथ कैलकुलेट किया, मैयर किया, इसका मतलब है वो चीज एग्जिस्ट करती है तो साइज लिया, वो चीज एग्जिस्ट करती है तो आपने मैथ लिया। एक और बात, एटम बहुत छोटा होता है, ये सारी वैल्यू देखो ना, बहुत छोटा, अमेजिंगली स्मॉल पार्टिकल, इतना स्मॉल पार्टिकल कि ये अगर आप एक ना डॉट लगाए ना, ये भी फिर भी मैंने बड़ा डॉट लगा दिया, इस डॉट में आपका ख्याल है कितने एटम होंगे? 20 लाख एटम होंगे। पानी का एक कतरा लो, एक कतरा, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ सी वाटर कंटेन्स 9 ट्रिलियन एटम्स, 9 खरब एटम होते हैं, 9 खरब एटम। तो एटम बहुत छोटा पार्टिकल। बहरहाल ये कुछ बातें मैंने आपको एविडेंस ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ सारी बात का? एटम अपना वजूद रखता है, हमें मानना पड़ेगा। स्टूडेंट, एटम के बाद अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। स्टूडेंट, अगर हम मॉलिक्यूल में देखेंगे, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब होता है स्मॉल हाइप, छोटा सा ढेर लगा हुआ, छोटा तोदा, छोटा तोदा। कहीं पे आप किसी चीज को इकट्ठा कर लेते हैं तो एक ढेर सा बन जाता है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मैं मीनिंग बता रहा हूं। केमिस्ट्री क्या कहती है मॉलिक्यूल? केमिस्ट्री मॉलिक्यूल में दो बातें करती है। मैं ना
अलग अलग करके लिखूंगा। केमिस्ट्री कहती है मॉलिक्यूल के बारे में पहली बात, वो कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, ये प्योर सब्सटेंस क्या है? अगर आप मैटर को क्लासिफाई करें ना केमिकली, फिजिकली करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा वो आता है। केमिकली क्लासिफाई करें ना मैटर को, तो आपके पास क्या आता है भला? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ये तीन आ गए, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। जो एलिमेंट और कंपाउंड है उन्हें कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और जो मिक्सचर है उसे कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस से मुराद मेरी क्या है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये मेरे पास प्योर सब्सटेंस से मुराद एलिमेंट और कंपाउंड्स, इनको मैंने कहा प्योर सब्सटेंस। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, यानी एलिमेंट का या कंपाउंड का प्योर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक यहां नुकता आता है जिनमें, सर आपने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तो आज आप कह रहे हैं नहीं, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। ये बात ध्यान में रखना, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा ना। तो पहली डेफिनेशन में बात क्या आ गई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस से मेरी मुराद एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में किसे कहता हूं? मिक्सचर को। और दूसरी बात वो तो सिंपल है, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। ये एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी दे आर स्टेबल। जो चीज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब दैट इज स्टेबल। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी। अब जरा ना एग्जांपल्स में मैं इस बात को क्लैरिफाई करता हूं। पहली बात, एग्जांपल्स मैं लिखता हूं एग्जांपल्स में दो आपके सामने लाता हूं बेटा जी। एग्जांपल्स में पहले मैं बात करता हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, इट्स ओके। और दूसरी में एग्जांपल देता हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये दो बातें, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी एलिमेंट उसके मॉलिक्यूल कौन से, और यानी एलिमेंट के केस में मैं मॉलिक्यूल किसको कहता हूं, और कंपाउंड के केस में मैं किसको मॉलिक्यूल कहता हूं। ये दोनों फर्क देखो। एलिमेंट के केस में मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूं H2, मेरे पास है N2, मेरे पास है O2, मेरे पास है O3, मेरे पास है F2, Cl2, Br2, I2, मेरे पास है P4, मेरे पास है S8। ये जितने भी मैंने लिखे हैं, these are molecules of elements. This is the molecule of hydrogen element. This is the molecule of oxygen element. This is the molecule of phosphorus element. These are molecules of elements. ये बड़ा अहम नुकता है। और molecules of compound, आपने क्या लिखा? आपने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, आपने लिखा H2O, आपने लिखा H2SO4, आपने लिखा C6H12O6 and many more. ये क्या है? These are the molecules of compound. Water is a compound and the formula of the molecule of that water is H2O. Sulfuric acid is a compound and this one is the molecule of sulfuric acid. Glucose is a compound और मैं आपसे कहता हूं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिखो, आप ये लिखेंगे C6H12O6। ये मैंने ऊपर वाली बात को यहां पे आपको समझा दिया। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपसे कहूंगा बेटा जी ये H क्या है, आप कहेंगे सर ये एटम है, ये एटम है, इट्स ओके। मैं कहता हूं H2 क्या है, आप कहेंगे सर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। दो बातें, मैं कहता हूं जी H2O क्या है, यू विल से सर दिस इज द मॉलिक्यूल। मैं कहूं ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, हाँ दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एटम, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट, NaCl ये क्या है, क्या ये मॉलिक्यूल, ये क्या एटम है, आप कहेंगे नो एटम नहीं है। क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, नहीं, वो तो ऐसे होते हैं। क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एटम है, नहीं। एलिमेंट है, नहीं। क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, नहीं। फिर ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला यूनिट।
फॉर्मूला यूनिट। ये फॉर्मूला यूनिट है। क्यों? ये फॉर्मूला यूनिट को अलग बात है। हां, दूसरा क्या लिखा है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। H2O अकेला एग्जिस्ट करेगा, NaCl अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अकेला कैसे नहीं एग्जिस्ट? NaCl इज एनायनिक कंपाउंड। हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि हर सोडियम आयन की सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयन है और हर क्लोराइड आयन की सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन है। यानी NaCl एक यूनिट की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इट एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। ये सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट कहलाता है। वाटर एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। मोलेकुलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल कहलाता है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। अच्छा, अगली बात, ये Na पॉजिटिव क्या है? ये क्या है? ये आयन है। ये आयन है। जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे ये बनेगा। जब किसी एटम से लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये आयन बनते। इस तरह क्लोराइड आयन, ये क्या है? ये भी आयन है। इन बातों में ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये चीजें आपने क्लियर करनी। मैंने कुछ कुछ हिंट्स दिए हैं, मैं इन बातों को आगे लेक्चर्स में मजीद स्ट्रेंथन करूंगा। इसे कहते हैं सीखना। ये चीजें सिखाई जाती। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हम उसको 3 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, 3 बुनियादों पर क्लासिफाई करते हैं। एक बेस्ड ऑन नेचर, नेचर की बुनियाद पर। बेटा जी, अगर मैं इनको नेचर की बेस पे क्लासिफाई करूं तो मेरे पास नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे होमो मीन सेम। एटॉमिक कह लो, एटॉमिक कह लो, या आगे चल के मैं न्यूक्लियर कहूंगा। न्यूक्लियर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये आपको याद करना है। और दूसरा आपके पास क्या आ गया? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बाद बेटा जी आपके पास आ गया हीट्रो। नंबर 2 पे HETERO, हीट्रो एटॉमिक। एटॉमिक, या मैंने कहा आगे चल के मैं इसे हीट्रो न्यूक्लियर कहूंगा, एक ही बात है। मॉलिक्यूल्स, जरा सुनना, इसका मतलब क्या है? होमो और हीट्रो, इनका क्या मतलब? बेटा जी, होमो मीन सेम, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल है। ये सिंपल सी होमो मीन सेम। यानी मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कहूंगा। मॉलिक्यूल्स which contains, मैं which छोड़ रहा हूं, molecules which contain atoms of same element, एक ही एलिमेंट के एटम। मसलन मैं लिखता हूं H2 मॉलिक्यूल है। अब H2 इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, और दोनों एटम किसके? हाइड्रोजन के। मैं लिखता हूं P4, दिस इज द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। अब दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स, 4 एटम्स, और चारों के चारों एक ही एलिमेंट के। द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इज फास्फोरस। वी हैव S8, वी हैव O3, वी हैव Cl2। ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स दिए ना, इनमें मैं क्या बता रहा हूं? इनमें बता रहा हूं कि जनाब इनमें ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल उन एटम से बने जो एक ही एलिमेंट के। अच्छा, यही तो बात मैंने ऊपर आपको कही है। यानी ये जो आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने लिखे, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मैं दोबारा यहां पे लिखा हूं, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ो, हीट्रो एटॉमिक, मुख्तलिफ। तो मैं क्या कहूंगा? हीट्रो मीन डिफरेंट, मॉलिक्यूल्स विच कंटेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ के। ये लिख दिया कि मॉलिक्यूल्स कंटेन, विच कंटेन कह लो, कंटेन एटम्स ऑफ सेम की जब बजाय क्या आ जाएगा? डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स कैसे बला? मैं आपके सामने ना लिखता हूं
एग्जाम्पल में जाके मैं लिखता हूं बेटा जी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं लिखता हूं HCl, मैं लिखता हूं HNO3, मैं लिखता हूं C6H12O6, मैं लिखता हूं H2SO4, मैं लिखता हूं जी C6H6 बेंजीन, C2H5OH। मैं अब कितने लिखूं? ये पहली तो बात ना, जब भी आप एग्जाम्पल लें ना, आपने नोट करना है, आप सिर्फ मॉलिक्यूल लिखें, एटम ना लिखें, फार्मूला यूनिट ना लिखें, मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। और जो मैंने ये मॉलिक्यूल लिखे हैं ना, हर मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। मसलन HCl, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, ये मॉलिक्यूल है, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, 1 एटम फ्रॉम हाइड्रोजन, 1 एटम फ्रॉम क्लोरीन, 2 एटम, दोनों एटम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। इट कंसिस्ट ऑफ 24 एटम्स, 6 एटम कार्बन, 12 एटम हाइड्रोजन, 6 एटम ऑक्सीजन। इट कंसिस्ट ऑफ, दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 24 एटम्स, और वो 24 एटम 3 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हैं, 6 इस एलिमेंट के, 12 इस एलिमेंट के, 6 इस एलिमेंट। तो वो मॉलिक्यूल विच कंटेन्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम हो, दैट इज द हेटेरोटॉमिक या हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और जिसमें एक ही किस्म के होंगे उसे हम होमो कहेंगे। ये मेरी पहली बात यहां पे मुकम्मल होगी। मैंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया किस बुनियाद पर? बेस्ड ऑन देयर नेचर, नेचर की बुनियाद पर। यानी वो मैंने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया, यानी वो मॉलिक्यूल किस किस्म के एटम से बने, नेचर ऑफ एटम, किस किस्म के एटम से बने, एक जैसे एटम से बने, डिफरेंट किस्म के एटम से बने। अब ना दूसरा जो है ना, बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लफ्ज़ एटॉमिसिटी आपको समझाना चाहता हूं कि एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी वेरी सिंपल, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद एटॉमिसिटी कहलाता है। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? मैंने बोला नंबर NO डॉट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो एटॉमिसिटी के लिए मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। उस मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद, वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान। बस अब मेरे पास ना वाटर है, मेरे पास वाटर है, मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास सुक्रोज। चलें, मेरे पास इतनी 3 एग्जांपल। अब मैं वाटर, ये कंपाउंड आ गए, कंपाउंड। अब मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल लिखूंगा H2O, ये मॉलिक्यूल आ गया। मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिखूंगा C6H12O6। मैं सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल लिखूंगा C12H22O11। मैंने पहले कंपाउंड लिए, मैंने फिर उनके मॉलिक्यूल्स लिखे। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल, ये एक ही है, इसमें एटम गिन लो, 2 और 1 3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 3। ग्लूकोज में एटम्स की तादाद, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसमें एटम 6 और 6 12 और 12 24। इसमें गिन लो, अगर आप गिनेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 45। तो अगर मैं कहूं वाटर की एटॉमिसिटी क्या है, आपके आंसर 3। मैं कहता हूं ग्लूकोज की एटॉमिसिटी 24, मैं कहता हूं सुक्रोज की एटॉमिसिटी 5। जब आप मुझे कहते हैं 45, आप कहते हैं मुझे सर सुक्रोज की एटॉमिसिटी 45 है, तो आप मुझे बोला क्या बता रहे हैं? आप मुझे बता रहे हैं सर सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स हैं। ये एटॉमिसिटी आ गया। अब एटॉमिसिटी की बेस पे आप मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करें। एक क्या आएगा एटॉमिसिटी की बेस पे? ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहले आपके पास क्या आ गया? पहला मेरे पास आ गया नंबर वन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये तो बात ही बड़ी आसान होगी ना, मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम्स पर मुश्तमिल हों। यानी यहां पे लिख लो ना, कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुझे वो पूरा लिखना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 1 एटम ओनली, दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक। ऐसे मॉलिक्यूल को हम मोनोटॉमिक। अब एग्जांपल पे आ जाओ। एग्जांपल में एक तो बहुत सिंपल सी बात है ना, आप ले लो यहां पे हीलियम, नियॉन, इट्स ओके, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अच्छा, ये तो नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक गैसेस, यानी देयर मॉलिक्यूल। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये He क्या है?
ये नोबल गैस का एटम है। He क्या है? ये नोबल गैस का मॉलिक्यूल है। He क्या है? ये नोबल गैस का सिंबल है। बड़ी खूबसूरत बात। मैंने 3 बातें यकजा की। सुनना मैंने क्या कहा? मैंने He कहा। He कोई भी इनमें ले लो, He ले लो, नहीं जो भी मर्जी। He क्या सर? आप क्या सर दिस इज द सिंबल ऑफ हीलियम। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हम हीलियम को He से लिखते हैं। फिर मैं कहता हूं बेटा जी आप हीलियम का एक एटम लिखें, तो आप लिखेंगे He। दिस इज द एटम ऑफ हीलियम। इट्स ओके। मैं कहता हूं बेटा जी हीलियम का मॉलिक्यूल लिखो, आप लिखेंगे He। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। इसका मतलब क्या हुआ कि नोबल गैस का जो एटम होता है वही इसका क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। तो जब मैं Ne लिखता हूं, ये ना सिर्फ नोबल गैस का नियॉन का एटम है बल्कि मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसके अलावा ये तो नोबल गैसेस होगी, बात क्लियर होगी। इनको हम मोनो एटॉमिक गैसेस कहते हैं। दे आर मॉलिक्यूल कंसिस्ट, उनके एटम को ही मॉलिक्यूल कहते हैं बिकॉज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है। अच्छा, और हाँ, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो फिर वही फड्डे वाली बात है कि आपको बताते तो आप उसमें और क्वेश्चन। आप सोडियम को ले लो, हीट करो, ये लिक्विड में जाएगा, मेल्ट करेगा, मजीद हीट करो, ये वेपर्स में जाएगा। सोडियम का एक वेपर पकड़ लो, उसमें सोडियम के एटम होंगे Na की शक्ल में, Na। बस, और नहीं मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ये हो गए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर, और वो मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, 2 पर, 3 पर, 4 पर, उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो दूसरी कैटेगरी मेरे पास आ गई नंबर 2 पे। पोली मीन मैनी, पोली मीन सेवरल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हों। मैं पॉली के मानी बता रहा हूं। पॉली का मतलब पॉली मीन मैनी, पॉली मीन सेवरल। ये दोनों लफ्ज रखना है। हीट्रो डिफरेंट, पॉली, इन दोनों को, हीट्रो और बात है, पॉली और बात है। अच्छा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन या कंसिस्ट ऑफ molecules which consist of more than one atoms, जो more than one atom, तो एक एटम से ज्यादा पर मुश्तमिल हो। मसलन मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी ये क्या है? CO। मैं कहता हूं आपके CO2 क्या है? मैं आपसे कहता हूं HNO3। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं जी H2SO4। मैं आपसे कहता हूं जी C6H12, C6H6। मैं कहता हूं C6H12O6 एंड मैनी मोर। अब जरा देख लो, ये जितने भी, पहले देखना ये मॉलिक्यूल की आपने एग्जांपल दी है ना, क्या मॉलिक्यूल के अर्थ से कई फार्मूला यूनिट की एग्जांपल सुने? ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। अब इनमें देखना, ये मॉलिक्यूल वो है जो 2 एटम से बना है, यानी मैं नंबर ऑफ एटम्स को क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स। मैं एटॉमिसिटी, ये 2 से बना, ये 2 और 3, और ये 3 2 5, और ये 4 1 5 2 7, और ये 12, ये 24। ये मैंने क्या नीचे लिखे? ये मैंने एटम्स की तादाद लिखी है जिनसे ये मॉलिक्यूल बने। तो बहरहाल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा, 2 3, ये एक से ज्यादा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक। फर्दर डाइएटॉमिक जिसमें 2 होंगे, ट्राइएटॉमिक जिसमें 3 होंगे, पेंटाटॉमिक जिसमें 5 होंगे, एंड सो ऑन, जैसे आपकी मर्जी। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, बड़ा है, तो उस बेस पे हमारे पास 2 किस्म के बनते हैं। नंबर 1 को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरा है मैक्रो। बेटा जी माइक्रो स्मॉल छोटा, यानी वो मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा होता है, विच आर स्मॉल इन साइज। मॉलिक्यूल विद स्मॉल इन साइज, विच आर स्मॉल इन साइज। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉल इन साइज की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस, चलो यूं कह लो साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा,
तो जिन मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है उनको हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो जितने भी अभी तक मैंने लिखे ना, ये सारे के सारे, इनको उठा के ये जितने भी अभी तक मैंने लिखे सारे माइक्रो मॉलिक्यूल है। यानी एग्जाम्पल में मैं अब कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ना, मैं HE लिख देता हूं, मैं H2 लिख देता हूं, मैं CO लिख देता हूं, सारे में जितने भी, मैं CO2 लिख देता हूं, मैं HNO3 लिख देता हूं, बस बाकी आप ना खुद ये लिख लेना। अच्छा, इसका मतलब है अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाए ना आपको, वो सारे मैंने माइक्रो पढ़ाए। आप कहेंगे सर ये भी माइक्रो, यस दिस इज द माइक्रो। आप कहेंगे सर ये वाला सुक्रोज भी माइक्रो, यस ये भी माइक्रो। लिमिट क्या है, हद क्या है? इसका साइज ना ग्लूकोज का जो मैस है, मैस आगे चल के हम पढ़ेंगे, 180 ग्राम पर मोल होता है, 180 और इसका मैस 342 होता है। आम जो एक ना थ्रेशोल्ड एक बाउंड्री लाइन लगाई गई है ना माइक्रो और मैक्रो के दरमियान, वो ये है कि अगर मॉलिक्यूल का मैस 10,000 तक होगा, 10,000 तक, उसका 180 बताया है, इसका 342 बताया है। एक मैं जर्नल आपको बात कर रहा हूं, जर्नल। अगर मॉलिक्यूल का मैस 10,000 तक होगा तो वो माइक्रो है, 10,000 से ज्यादा होगा तो वो मैक्रो है। तो ये मैंने एक ना थ्रेशोल्ड एक लिमिट लगा दी, लिमिट कि इससे नीचे माइक्रो, इससे ऊपर। अच्छा, अब आ जाओ मैक्रो नंबर 2 पे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये तो मैं सिर्फ लिख ही रहा हूं ना, इसमें समझाने वाले अब तो आपको पता चला। मैक्रो मीन लार्ज, जिनका साइज बड़ा है, मॉलिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज। क्या कहा? मॉलिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज, जिनका साइज बड़ा है। एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल में आप ले लो हेमोग्लोबिन, HAEMO, हेमोग्लोबिन। इसमें आप ले लो जी क्लोरोफिल, CHLORO, क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल वो पता है ना क्लोरोफिल का, हाँ यस क्लोरोफिल। अच्छा ना, एक हम ना, मैं वैसे लिखने लगा हूं, हम ना बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें ना हम ना मॉलिक्यूल, इसमें बहुत सारे हम ना मैक्रोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे बायो में जाके। मसलन इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज में आप स्टार्च को पढ़ेंगे, आप सुक्रोज को पढ़ेंगे, सुक्रोज। आप ना इसके बाद ग्लूकोज, स्टार्च है, सुक्रोज है, आगे आप जाके ना प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड को देख लो, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में भी एक लंबी लिस्ट है, अब मैं जाना नहीं चाहता। ये सारे के सारे क्या हैं? ये वो मॉलिक्यूल हैं जो लार्ज पॉलीमर्स, डायमंड, ग्रेफाइट, वो सारे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारे सिलेबस में ना एक है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। इसको ना सिंपली HB लिखा जाता है, HB, हीमोग्लोबिन, HB। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, मैं 4-5 बातें करना चाहता हूं, फिर मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूं। हीमोग्लोबिन में पहली बात, ये एक ब्लड प्रोटीन। अच्छा, 2 बातें आ गई, 2 बातें, ये प्रोटीन है और ये ब्लड में मौजूद है। इट इज अ ब्लड प्रोटीन। अब ब्लड प्रोटीन काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to all tissues of body। लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगी, ऑक्सीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगी और पूरी बॉडी के टिश्यूज तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी। तीसरी बात, अगर मैं कहूं कि हेमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी, तो इसकी एटॉमिसिटी 10,000 है। अब इसका मानी आप खुद बताओ। इसका मतलब यह है कि हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 10,000 एटम्स हैं। और एक और बात, ये देखना, मैं लिख रहा हूं कि 1 HB मॉलिक्यूल, मैं इसकी बात कर रहा हूं, 1 HB मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू
68,000 हाइड्रोजन एटम्स। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का वजन, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का वजन 68,000 हाइड्रोजन एटम के वजन के बराबर है। इतने हाइड्रोजन के एटम लो तो फिर जाके उनका वजन एक हीमोग्लोबिन के एटम के मॉलिक्यूल के बराबर होता है। और अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम लूं, एक हीमोग्लोबिन एटम लूं, तो वो तो साफ है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक एटम से 68,000 टाइम हैवियर है, भारी है। और आखिरी बात, हीमोग्लोबिन में कौन कौन से एटम पाए जाते हैं? एक तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आयरन है, आयरन Fe इसमें पाया जाता है। अगर Fe होगा तो हीमोग्लोबिन, और मैग्नीशियम होगा तो क्लोरोफिल। तो मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों की केमिस्ट्री बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, लेकिन दोनों के फंक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। क्लोरोफिल तो वो स्टार मैन्युफैक्चरिंग में, वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द एविडेंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती। अल्लाह ताला के साथ आपसे खुश हो, राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।